चैप्टर 33। जैसे ही शौर्य ने सिया को देखा, वह गुस्से में उसके पास आया और बोला, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे मरने से कुछ भी ठीक हो जाएगा? शौर्य की बात सुनकर सिया ने कहा, कौन कहता है मैं मरना चाहती थी? मैं जब तक नहीं मारूंगी जब तक मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं जाता। इस बात पर शौर्य ने एक नज़र उसे घूर कर देखा और अगले ही पल हंसते हुए कहा, तुम मरना नहीं चाहती, फिर भी तुम पूरा दिन तेज बुखार में बिना खाने पीने के काम करती रही। अगर मैं 1 मिनट और देर से आता तो अब तक यहाँ तुम्हारी लाश पड़ी होती। या मुझे परेशान करने का फिर से नया तरीका है बदला लेने का? जिस पर सिया ने अब उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपने मन में सोचने लगी, मैं इतनी पागल नहीं हूं कि तुमसे बदला लेने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूं। कुछ देर तक वह दोनों एक दूसरे को घूमने लगे और नज़रों ही नज़रों में बात करने लगे। उसे कमरे का माहौल बहुत टेंस्ड हो गया था। काफ़ी देर तक दोनों में से कोई नहीं बोला। कुछ देर बाद शौर्य बोर होने लगा और वह से जाने के लिए मुड़ा, फिर वह रुक गया, जैसे कि उसे वड्स कुछ याद आया हो। उसने पीछे देखा और कहा, वह आदमी राघव तुम्हारे बारे में वाकई चिंतित लगता है। जब तुम बेहोश थी तब उसने तुम्हें कई बार फ़ोन किया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया उसने सिया की तरफ हल्की सी झिझक देखी। शौर्य ने हंसते हुए आगे कहा, क्या तुम जानती हो वह कौन है? मेरी सलाह मानो तो वह ऐसा इंसान नहीं है जिसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। ये कहते हुए शौर्य मुड़ा और वहां से बाहर चला गया। सिया ने अपना फ़ोन उठाया और देखा कि उसकी स्क्रीन मिस कॉल से भरी हुई थी। उनमें ज़्यादातर कॉल्स राघव की थी। सिया ने जल्दी से वापस उसे कॉल किया। सिया की आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ से राघव ने एक गहरी सांस ली और कहा, सिया कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो? तुम्हें पता है अगर थोड़ी देर और तुम्हारा कॉल नहीं आता तो मैं पुलिस को फ़ोन करने ही वाला था। तभी सिया को याद आया, सिया बीमार थी और वह उसका हाल चाल जानना चाहता था, लेकिन उसने उसके किसी कॉल किया किसी मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया था। 2 दिनों में राघव ने सिया को अनगिनत कॉल किए थे। वह जानना चाहता था वो कैसी है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने कबीर को भी कॉल किया, तब उसे पता चला सिया तो घर भी नहीं पहुंची। अब राघव को टेंशन होने लगी। ये सुनकर सिया का दिल गर्माहट से भर गया और बोली, मिस्टर शेखावत मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे लैब में काम करते हुए इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि मुझे टाइम का अंदाज़ा ही नहीं रहा और मेरा ब्लड शुगर लेवल थोड़ा कम हो गया। फिर उसने हिचकिचाते हुए उसे बताया कि वह अस्पताल में है। आधे घंटे बाद राघव भी उसके पास पहुंच गया। उसके हाथ में स्नैक्स का एक बैग था जो उसने सिया के लिए खरीदा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। रूम में आकर उसने वह पैक सिया के हाथ में पकड़ा दिया और खुद इसकी साइड टेबल पर रखी हुई रिपोर्ट को पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह रिपोर्ट पढ़ रहा था उसका चेहरा और गंभीर होता जा रहा था। सिया को धीरे धीरे गिल्ट होने लगा। वह जब भी राघव के चेहरे पर आए इन भावों को देखती तो खुद को एक जिला प्रिंसिपल के सामने खड़े होता और दांत सुनना इमेजिन करती। राघव ने रिपोर्ट को साइड में रख दिया और अगले ही पल उसे घूर कर देखने लगा। फिर 2 सेकंड रुककर हंसते हुए बोला, तुम जीना नहीं चाहती तो कई तरीके हैं, पर खुद को इस तरह भूखा रखना सही नहीं है। इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। तुम एक लैब में काम करती हो और चारों तरफ केमिकल्स होते हैं। अगर तुम खुद को खत्म करना चाहती हो तो वो केमिकल तुम्हें साइलेंट मौत देने में हेल्प कर सकते हैं। इस बात पर सिया ने उसे घूर कर देखा और कहा, आई नो मेरी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, पर प्लीज मिस्टर शेखावत आप तो ऐसे न बोलें। राघव उसे अविश्वास से देखने लगा। उसके एक्सप्रेशन नहीं बदले। तब सिया ने एक पल के लिए देखा और फिर अचानक कहा, मिस्टर शेखावत
मेरा पास समय बहुत कम है। मुझे लगता है मैं मेरी दादी के लिए वो नहीं बन पाऊंगी। राघव को पता था सिया किसकी बात कर रही है। उसने एक नज़र उसके चेहरे पर आई चिंता की रेखाओं को देखा और स्नैक्स जो वह अपने साथ लाया था उसे देते हुए कहा, अगर तुम मर जाओगी तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचेगा। मुझे पता है, मुझे बस उनकी चिंता हो रही थी, सिया ने स्नैक खाते हुए कहा। उसके एक्सपेरिमेंट में प्रोग्रेस के बावजूद वह अभी भी पूरा नहीं हुआ था। उसने स्टार्टिंग में सोचा था दादी के पास कम से कम 2 साल तो है, वह ढाबा इतने टाइम में बना लेगी, लेकिन दादी की हालत बिगड़ने के साथ अब 2 साल का सवाल ही नहीं है। ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राघव ने एक पल उसे देखा और पूछा, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? जिस पर सीएम ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? राघव एक पावरफुल पसंद था, अगर वह मदद करता तो शायद संभव हो सकता था, लेकिन उसने कभी पूछा नहीं क्योंकि वह हमेशा अपने स्वयं की प्रोजेक्ट में बिजी रहता था और उसे उसकी मदद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। अब अगर राघव के सामने से कह रहा है तो सिया को इसमें कोई हर्ज नहीं था। ये देख राघव ने धीरे से आप भरी और कहा, लगता है तुम मेरी बात समझ नहीं पाए हो। तुम जानती हो मार्केट में मेरी क्या पोजीशन है। अगर मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट में शामिल हो जाऊंगा तो तुम्हारा नाम इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। मैं अगर लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा कि मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प की है, तब भी लोग तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। लोग केवल वही मानेंगे जो मारना चाहते हैं। अगर मैं तुम्हारा बच्चा भी करना चाहूं तो लोग समझेंगे कि तुम्हारा और मेरा कोई अनुच्छेद संबंध है। अगर मैं कुछ नवी कहूं तो लोग मान लेंगे कि मैं तुम्हारा एड कर रहा हूं या तुम्हारे पास किसी तरह की गलत स्किल है, और ये सब तुम्हारा नाम खराब कर सकता है। सिया को उम्मीद नहीं थी राघव उसे ये सब समझाएगा। मैं बाबू को गई। उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में उसका ख्याल रख रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे बस दादी को बचाने की परवाह है। इसके अलावा वह पिछले 3 सालों से बहुत कुछ झेल चुकी थी, इसलिए वह इस गॉसिप को नज़रअंदाज कर सकती थी जब तक राघव उसके साथ नहीं घसीटा जाता। एक पल सोचने के बाद सिया ने कहा, अगर ऐसा होता है तो हम बस इतना ही कह सकते हैं कि आपने इस अकेले ही डेवलप किया है। ये सुनकर कुछ देर के लिए राघव शौक रह गया, फिर वह हंसने लगा। उसे आज नहीं आ रहा था वह इस लड़की को जैसे समझाए। उसने कहा, क्या तुम पागल हो? जिस पर सिया ने अपना सिर्फ नाम में जल्दी से हिला दिया। नहीं, पर हम उससे बहुत सी प्रॉब्लम्स से बच जाएंगे। राघव ने फिर उसे देखा और अचानक बोला, क्या तुम्हें एहसास है कि जब ये दवा डेवलप हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा? ये दवा तुम्हें शोहरत दिला सकती है। तुम इसके जरिए एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सकती जहां तुम टॉप पर होगी। मुझे पता है मिस्टर शेखावत, मैं मूर्ख नहीं हूँ। सिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं तुम्हारी हर बात समझती हूँ। मैं इसे किसी को भी नहीं सौंपूंगी, लेकिन अगर ये तुम हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने अपने विचार सीधे तौर पर राघव से कह दिए। इस बात से अनजान की उसके शब्दों में राघव को झटका दिया है। राघव ने अपना सिर न में हिलाते हुए कहा, तुम कहती हो तुम मूर्ख नहीं हो, पर वास्तव में तुम जैसा मूर्ख मैंने कभी नहीं देखा। ये कहकर वह मोड़ और सिया के रिएक्ट करने से पहले वहां से बाहर चला गया। राघव को अपने आसपास की ज्यादातर लोग स्वार्थी और स्कीमिंग मिले थे। ये पहली बार था जब वह सिया जैसी भोली भाली लड़की से मिला था। उसकी इस दयालुता के कारण वह बिना किसी हिचकिचाहट के इतने बड़े अवसर को छोड़ने को तैयार थी। सच में ये लड़की वाकई में मूर्ख थी। ये सोचते हुए उसके सीने में दर्द महसूस होने लगा। उसने अपना चश्मा निकाला और खुद की शक्ल अपने फ़ोन के कैमरे में देखने लगा। कमरे के अंदर सिया दादी के नई रिपोर्ट को देख रही थी।
उसके चेहरे के भाव सीरियस थे। डॉक्टर से काफ़ी देर डिस्कस करने के बाद उसने दादी की दवा को चेंज करने और उनके इफ़ेक्ट्स को चेक करने का डिसीजन लिया। तभी राघव अंदर आया। उसने उसके हाथ में रिपोर्ट पर नज़र डाली, उसे लिया पड़ा और कहा, अब स्टैंडर्ड दवा काम नहीं आएगी। अगर सेल नेक्रोसिस को कम करना है तो न्यू स्टेम सेल इंक्रीज करने की दवा को उसे करना होगा। इससे कुछ और समय मिल सकता है। सिया को उसे दवा के बारे में पता था। उसने कहा, मैंने चारों ओर पूछा लेकिन बाजार में कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है। वह काफ़ी टाइम से उस दवा को ढूंढ रही थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था ये मार्केट में अभी अभी लॉन्च हुई है और अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तभी राघव ने उससे कहा, ठीक है मैं देखता हूँ, कुछ हो सकता हो तो। सिया ने उसे थैंकफुल नज़रों से देखा और कहा, क्या इसके बदले में आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? उसने शौर्य से सीखा था, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। राघव ने जो पहले मदद की थी वह बहुत छोटी थी, बस मामूली से उपकार थे जिनके लिए उसे बहुत कम प्रयास करने पड़े थे। लेकिन इस बार यह अलग था। राघव ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए सिया को राहत महसूस हुई लेकिन फिर एक निराशा उसके दिल में छा गई। वह जानती थी उसे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी भावनाओं को सुलझा पाती राघव ने कहा, अपने एक्सपेरिमेंट को अकेले ही पूरा करो। बस इतना ही। सिया ने अविश्वास में उसे देखा। सिया ने राघव से इस तरह का मजाक करने की उम्मीद नहीं की थी। उसका पहले से ही पिला चेहरा एक पल में लाल हो गया। उसका रिएक्शन देखकर राघव ने उसे और नहीं छेड़ा, फिरते हो गया, बदले में सिया दवा डेवलप करेगी। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम इस दवा के जरिए कोई चमत्कार कर सकती हो। राघव ने कहा, ठीक है, सिया ने रही होते हुए कहा। जब एक बड़ी न्यूज ऑनलाइन वायरल हो रही थी, फेमस एक्टर वीर मल्होत्रा ने अचानक से एक पोस्ट अपडेट किया कि वो हाल ही में एक नए फिल्म प्रोजेक्ट से जुड़ने जा रहे हैं। इस बार वह एक कॉलेज स्टूडेंट जो रोल प्ले करेंगे और फिल्म की शूटिंग की लोकेशन मुंबई यूनिवर्सिटी होगी। वीर ने प्रोडक्शन टीम की पोस्ट को शेयर करते हुए एक कमेंट लिखा, मुझे बहुत खुशी है, अब मैं अपनी दोनों बहनों से दिल्ली मिल पाऊंगा। वीर के इस पोस्ट को तुरंत हाइक मिल गया और वो वायरल हो गई। फैंस ने तो अब तक वीर की सिर्फ एक बहन के बारे में सुना था, लेकिन पोस्ट में 2 बहनों के उल्लेख के कारण फैंस क्यूरियस हो गए और उन्होंने ढेरों सवाल पूछना शुरू कर दिया। जल्द ही असली और नकली बेटियों की कहानी इंटरनेट पर फैलने लगी। वही सिया को राघव के साथ बातचीत के बाद उसे कुछ नए इतिहास मिले थे। वह इस पर विचार कर रही थी, स्टेम सेल प्रिंसिपल को अपने एक्सपेरिमेंट के नेक्स्ट लेवल पर कैसे इंक्लूड किया जाए या नहीं। राघव जाने के लिए मुड़ा ही था, तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आई। उसने उसे देखा और पढ़ा, अचानक रुक गया और सिया से बोला, तुम अभी मेरे साथ चलो। वही सिया को कुछ समझ नहीं आया। राघव ने अपना फ़ोन अनलॉक किया और सिया को देते हुए कहा, मेरे साथ चलो वरना तुम बाद में चाहकर भी नहीं जा पाओगी। सिया ने राघव से फ़ोन लिया और स्क्रीन पर नज़र डाली। उसके भाव तुरंत बदल गए। ऑनलाइन उसकी तस्वीर और पर्सनल इन्फॉर्मेशन हर जगह फैल रही थी। यहाँ तक कि जब वह जेल में थी तब की उसकी इन्फॉर्मेशन भी खोद कर निकल गई थी। अब क्या होगा सिया के साथ जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।